दुनिया का 20% तेल, मतलब ग्लोबली जितना भी तेल ट्रेड होता है उसका 20% सिर्फ एक 2 मील चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है। हाँ, सिर्फ 2 मील। सुनकर अजीब लगता है ना? बिल्कुल अजीब लगता है। मैं वही सोच रही थी कि एक पल के लिए इमेजिन करें कि अगर कोई इस छोटे से रास्ते को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दे तो क्या होगा। मतलब क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी घुटनों पर आ जाएगी? वही तो बात है। आजकल लोग सोचते हैं कि वॉर्स बड़ी बड़ी मिसाइल्स या बहुत बड़ी आर्मीज से जीते जाते हैं, पर आज के टाइम में असली पावर ज्योग्राफी और उन छोटी वल्नरेबिलिटीज में है जो बाहर से किसी को दिखती ही नहीं। एग्जैक्टली और इसीलिए आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। आज हम वादा यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही वायरल इंटरव्यू को डीकोड करने वाले हैं। हाँ, वो इंटरव्यू जिसमें इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल हैं जो स्पेशल फोर्सेज में 20 साल रह चुके हैं। राइट। और उन्होंने सिर्फ किताबी बातें नहीं की हैं, उन्होंने यूक्रेन से लेकर इजराइल तक के ग्लोबल वॉर जोन्स को ग्राउंड जीरो से कवर किया है। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है ईरान, इजराइल और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट पर, उसने सच में काफी शॉकिंग प्रेडिक्शंस दिए हैं। बिल्कुल, और हमारा आज का मिशन यही है कि हम उनके इन जियोपॉलिटिकल क्लेम्स को, उनके ग्राउंड एक्सपीरियंसेस को बिना किसी बायस के एनालाइज करें। हमारे सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे मिडिल ईस्ट की आपस की पॉलिटिक्स और ये जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हैं ये हमारे घर तक असर डालती हैं। सही बात है। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ग्लोबल इकोनॉमी और रिलीजियस पॉलिटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाल है। तो चलिए सीधा उस इंसिडेंट पर आते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। अक्टूबर 2023 की बात है। कर्नल साहब बिना वीजा के ही ईरान पहुंच गए। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उनके पासपोर्ट पर इजरायली वीजा का स्टिकर लगा हुआ था। वेट, सच में? ईरान के इमिग्रेशन काउंटर पर इजरायली वीजा के साथ खड़े होना, ये तो मतलब खुद मुसीबत को बुलावा देना है। एग्जैक्टली, और हुआ भी वही। ईरान की जो आर्मी है IRGC, उन्होंने तुरंत उन्हें डिटेन कर लिया। 30 घंटे तक उन्हें हिरासत में रखा गया। बाप रे, 30 घंटे की डिटेंशन! मैं सोच रही हूँ कि उन पर क्या बीत रही होगी, पर इसका जो एंड है ना वो काफी सरप्राइजिंग है। हाँ, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब IRGC के सीनियर कमांडर्स को उनकी पूरी चेकिंग के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये आदमी कोई स्पाई या जासूस नहीं है बल्कि एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, तो उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके लिए वेज पिज्जा ऑर्डर किया। वेज पिज्जा हिरासत में? ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। भाई, तो एकदम से माहौल कैजुअल हो गया। और वहां उन IRGC कमांडर्स ने एक ऐसी बात कही जो सच में दिमाग घुमा देती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल हम पर अटैक करें ताकि हम उन्हें एक ऐसा लेसन सिखाएं जो वो जिंदगी भर याद रखें। अच्छा, मतलब वो ओपनली प्रोवोक कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला उन पर अटैक करे। ये तो सुइसाइड जैसा साउंड करता है। नॉर्मल लॉजिक से हाँ, पर उनका एक पूरा मास्टर प्लान है। ईरान क्या कर रहा है, वो अपने सबसे सस्ते और पुराने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। सस्ते ड्रोन्स? हाँ, जैसे एक ड्रोन की कॉस्ट कुछ 100 या $1000 होगी, और दूसरी तरफ अमेरिका या इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जैसे आयरन डोम, उनकी एक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर में होती है। ओह वाओ! तो ये उस चेस के गेम जैसा हो गया, राइट? जहाँ एक प्लेयर जानबूझकर अपने प्यादे यानी चीप ड्रोन्स आगे कर रहा है और उन्हें कटवा रहा है ताकि सामने वाले के वजीर और ऊंट यानी उनके एक्सपेंसिव मिसाइल्स खत्म हो जाएं। बिल्कुल वही हो रहा है। इसको मिलिट्री टर्म्स में कॉस्ट इम्पोजिशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। पर इसमें एक और लेयर है। ड्रोन से मिसाइल्स तो खत्म हो ही रही हैं, पर असली टारगेट कुछ और है। असली टारगेट क्या है? रडार्स। कर्नल का यह दावा है कि ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिका के 90% रडार्स तबाह कर दिए हैं या उन्हें बिल्कुल अंधा कर दिया है। 90%? वेट, इसमें कतार और बहरीन वाले रडार्स भी शामिल हैं? हाँ, जिसमें वो कतर का $700 मिलियन का रडार भी आता है। अब अगर आपका रडार ही काम नहीं करेगा तो आपका लाखों डॉलर का एयर डिफेंस सिस्टम तो कबाड़ हो गया ना। वो किसी चीज को हिट ही नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट तो सच में डराने वाला है। अगर अमेरिका का एयर डिफेंस अंधा हो गया है तो वो डेफिनेटली एक बैकफुट पर है। पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, पूछिए। ईरान इस लॉन्ग गेम को सस्टेन कैसे कर रहा है? मतलब पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट खड़ी है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, फिर भी वो दुनिया को डरा कर बैठे हैं। इसका रीजन क्या सिर्फ सस्ते ड्रोन्स है? नहीं, इसका रीजन मिलिट्री स्ट्रेंथ कम और ज्योग्राफी ज्यादा है, जिसे हमने शुरू में थोड़ा मेंशन किया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, वही 2 मील वाला रास्ता? हाँ, वैसे फिजिकली ये ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के बीच का रास्ता करीब 21 मील चौड़ा है। 21 मील तो काफी होता है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? असली क्या चलिए,
रास्ता 21 मील चौड़ा जरूर है, पर जो बड़े तेल के जहाज होते हैं उनको निकालने के लिए जो गहरा पानी चाहिए वो डीप वाटर चैनल सिर्फ 2 मील की चौड़ाई में है। ओह, तो बाकी का पानी छिछला है, वहां से बड़े टैंकर नहीं निकल सकते। एग्जैक्टली इसलिए कर्नल ने इसको एक बहुत बढ़िया एनोलॉजी से समझाया था। उन्होंने कहा ये हाथी की सूंड में चींटी घुसने वाली बात है। हाथी की सूंड में चींटी, हाँ, ये एनोलॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। एक छोटा सा एरिया जहां से दुनिया भर का तेल निकल रहा है। तो अगर ईरान वहां कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, अगर ईरान बस एक छोटा सा ड्रोन अटैक करके 2-3 सिविलियन टैंकर्स को वहां डुबा दे तो वो 2 मील का रास्ता टोटली ब्लॉक हो जाएगा। ग्लोबल ट्रैफिक वहीं रुक जाएगा। बाप रे, यानी जो क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी $100 क्रॉस कर रहे हैं या यूरोप में गैस की कमी की खबरें आती हैं, उसके पीछे यही एक डर है। बिल्कुल वही डर है। सबको पता है कि अगर वो रास्ता ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। इसलिए सऊदी और यूएई अब रेड सी की तरफ पाइपलाइन से तेल भेज रहे हैं ताकि हॉर्मुज से बच सकें। पर क्या वो सेफ है, रेड सी की तरफ जाना? यहाँ कर्नल के एक प्रेडिक्शन काफी शॉकिंग है। उनका कहना है कि ईरान वहां भी नहीं रुकेगा। उन्होंने यमन में हाउतीज को सपोर्ट किया हुआ है और बहुत जल्द हुदीज वहां भी पाइपलाइंस पर ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर देंगे। यहाँ पर बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेरा एक पुशबैक है यहाँ पर। अगर ये रास्ता सिर्फ 2 मील का है तो अमेरिका के पास तो इतनी बड़ी नेवी है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, क्या वो जबरदस्ती अपनी नेवी घुसाकर इस रास्ते को खुला नहीं रख सकते? क्या ज्योग्राफी अमेरिका जैसी सुपर पावर को हरा सकती है? देखिए, समुद्र में नेवी काम आती है, पर 2 मील के पतले रास्ते में एक एयरक्राफ्ट कैरियर ठीक से टर्न भी नहीं ले सकता। और जब आसपास की पहाड़ियों से हजारों चीप स्वॉर्म ड्रोन्स आएंगे तो कोई भी एक्सपेंसिव नेवी उन्हें नहीं रोक पाएगी। राइट। तो हवा और पानी से तो अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? क्या वो सीधा जमीन पर सेना उतारेंगे, मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड? इस पर कर्नल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कभी भी जमीन पर सेना नहीं उतारेगा। ईरान का जो टेरेन है, जो वहां का भूगोल है, वो काफी पहाड़ी और कॉम्प्लेक्स है। यानी अफगानिस्तान और वियतनाम जैसा? उससे भी बुरा साबित होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता था कि ये वेनेजुएला जैसा केस होगा कि बस एक मिलिट्री स्ट्राइक करो, सुप्रीम लीडर खमेनी को हटाओ और वहां की जनता खुश होकर खुद ही तख्ता पलट कर देगी। अच्छा, हमको लगता था कि जनता उनके साथ आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। वहां पर अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे सुन्नी, बलोच, कर्ड्स, एजरीज और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज। और इनमें से काफी लोग वहां की मुल्ला रजीम से सच में नफरत करते हैं। यानी इंटरनल क्रैक्स ऑलरेडी वहां पर हैं। हाँ, और सीआईए और देसांत इन्हीं क्रैक्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन ग्रुप्स को भड़का रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्टारलिंक इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वहाँ की गवर्नमेंट उनका कम्युनिकेशन कट न कर सके। ओके, तो मैं एक पॉइंट यहाँ समझना चाहती हूँ। अगर ईरान के अंदर इतने सारे ग्रुप्स पहले से ही गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो क्या वो सच में किसी एक्सटर्नल फॉरेन अटैक के टाइम पर गवर्नमेंट का साथ देंगे? क्या उनकी नफरत उनके नेशनलिज्म से छोटी पड़ जाएगी? यही तो द बिगर पिक्चर है। कर्नल समझाते हैं कि अगर बाहरी सेना जमीन पर आई तो ईरानी गवर्नमेंट इसको पॉलिटिकल वॉर नहीं बल्कि क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम का रिलीजियस वॉर बना देगी। ओह, तो फिर नैरेटिव ही चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। एक टर्म होती है रैली अराउंड द फ्लैग। जब देश पर अटैक होता है तो जो लोग गवर्नमेंट से नफरत भी करते हैं वो भी बाहरी दुश्मन के खिलाफ अपने झंडे के नीचे एकजुट हो जाते हैं। मेक सेंस। नेशनलिज्म और रिलीजन मिलकर किसी भी इंटरनल नफरत पर भारी पड़ सकते हैं। तो मतलब अमेरिका जमीन पर आने का रिस्क नहीं ले सकता? बिल्कुल नहीं ले सकता। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मेरा मतलब है, ईरान की इस स्ट्रैटेजी का असर अमेरिका के उन अरब दोस्तों पर क्या हो रहा है जो सालों से अमेरिका की प्रोटेक्शन के भरोसे वहां बैठे हैं? ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है। मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कि रूलर्स और पब्लिक की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वहां की पब्लिक ओपनली इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है। जैसे कर्नल ने जॉर्डन का एग्जाम्पल दिया। जॉर्डन में क्या होता है? जॉर्डन में लोग इजराइल से इतनी नफरत करते हैं कि वहां के साइन बोर्ड्स पर इजराइल का नाम तक नहीं लिखते। वहां बस एरो बनाकर लिख देते हैं कि ये रास्ता उस तरफ जाता है। वाओ, साइन बोर्ड पर नाम तक नहीं लिखते? हाँ, पर पब्लिक चाहे जो सोचे, वहां की रूलिंग क्लास जो रॉयल फैमिलीज हैं उनका पूरा सिस्टम अमेरिका की प्रोटेक्शन पर चलता है।
मैं इसको एक एनालॉजी से विजुअलाइज कर रही थी। हाँ। जैसे मान लीजिए एक बड़े मोहल्ले में लोगों ने एक बहुत ही महंगा और तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। हाँ। सब उसे भरी पैसे देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। राइट, बिल्कुल। पर जब सच में बाहर से डाकू आते हैं हाँ। तो पता चलता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड के हथियार तो काम ही नहीं आ रहे। तो ऐसे में मोहल्ले वाले उस गार्ड को नौकरी पे क्यों ही रखेंगे? ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है पेट्रो-डॉलर एग्रीमेंट पर। पेट्रो-डॉलर, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखो, 70s में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की थी। डील ये थी कि सऊदी अरेबिया अपना तेल सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में बेचेगा। अच्छा, ताकि डॉलर की वैल्यू पूरी दुनिया में स्ट्रांग रहे। एग्जैक्टली। और इसके बदले में अमेरिका ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो वहां के रॉयल फैमिलीज की प्रोटेक्शन करेगा, उनके इंटरनल दुश्मनों से भी और बाहरी खतरों से भी। ये ठीक उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह था। तो अब अगर सिक्योरिटी गार्ड फेल हो रहा है, मेरा मतलब है अगर अमेरिका उन्हें ईरान के इन चीप ड्रोन से नहीं बचा पा रहा, तो क्या वो डील टूट जाएगी? कर्नल की प्रेडिक्शन यही कहती है। उनका मानना है कि अगर अमेरिका सऊदी और UAE को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट टूट जाएगा। अरब कंट्रीज उनके मिल बेसिस को, लगभग 70 बेस है वहां अमेरिका के, उनको बाहर निकाल देंगे। 70 बेसिस? अगर वो बंद हो गए तो मिडल ईस्ट में अमेरिका की पावर तो इफेक्टिवली खत्म हो जाएगी। हाँ, अमेरिका की हेजेमनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और लोग डॉलर की जगह किसी और करेंसी में ट्रेड करने लगेंगे। ये सच में ग्लोबल पावर शिफ्ट है। पर चलिए अब इसको थोड़ा अपने रीजन के एंगल से देखते हैं। इस पूरे शिफ्ट का असर हमारे अपने हिस्से पर यानी इंडिया और पाकिस्तान पर कैसे पड़ रहा है? देखो, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। कर्नल के हिसाब से मोसाद 20 साल आगे की सोचता है। उन्हें पता है कि आगे चलकर पाकिस्तान उनके लिए एक न्यूक्लियर थ्रेट बन सकता है। राइट। तो वो अभी से क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान या ईरान के खिलाफ एक प्रॉक्सी की तरह यूज कर सकें। और पाकिस्तान वैसे ही 50% इन्फ्लेशन झेल रहा है। 50% इन्फ्लेशन? ये तो इकोनॉमिक कोलैप्स की स्टेट है। मैंने सुना था वो ईरान से ऑयल स्मगल कर रहे हैं। हाँ, अपनी ऑयल नीड्स का करीब 15 से 20% तेल वो ईरान से चुपचाप स्मगल कर रहे हैं। तो रीजन अनस्टेबल तो पहले से ही है। और इस सब के बीच इंडिया का स्टैंड काफी बदला है ना। कर्नल ने पॉइंट आउट किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इजराइल के साथ पब्लिकली खड़े होने का जो स्टेटमेंट था वो काफी हिस्टोरिकल था। बिल्कुल। पहले इंडिया हमेशा डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाकर रखता था, पर इस बार इंडिया ने क्लियरली एक साइड चूज की है। और इसके रिटर्न में कर्नल के अनुसार इजराइल इंडिया को आयरन बीम टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। आयरन बीम? ये आयरन डोम से अलग है क्या? हाँ, ये एक एडवांस्ड लेजर वेपन है जो काम मिसाइल लाखों डॉलर में करती है। ये लेजर किसी भी ड्रोन को आसमान में बस 3 से 5 डॉलर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके गिरा सकती है। 3 से 5 डॉलर? ये तो पूरा गेम चेंज कर देगा। बिल्कुल। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोई भी अरब देश इंडिया को कभी नहीं देगा। इसलिए इंडिया के लिए ये अलायंस काफी प्रैक्टिकल लगता है। पर यहाँ पर हमारे सुनने वालों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पार्शियलिटी चेक रखना जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है। हमारे सोर्स मटेरियल में कर्नल ने कई ऐसे क्लेम्स किए हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स और माइनॉरिटीज के बारे में काफी कंट्रोवर्शियल हैं। जैसे उन्होंने भारतीय मुसलमानों और लिबरल विचारकों पर बहुत कड़ी टिप्पणियां की हैं। राइट। उनका दावा है कि इंडिया में माइनॉरिटीज की लॉयल्टी बाहरी शक्तियों जैसे खामने या पैलेस्टाइन की तरफ ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। और उन्होंने धार्मिक धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन को परमानेंट कॉलोनियलिज्म का नाम दिया है। उनका कहना है कि अरब देश कभी भारत के सगे नहीं हो सकते और अगर पाकिस्तान से वॉर होती है तो वो डेफिनेटली हमारा साथ नहीं देंगे। देखिए, हमारा काम यहाँ किसी बात को एंडोर्स करना नहीं है। हमारा एम ये दिखाना है कि मिलिट्री और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े लोग जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं तो उनका नजरिया कितना अलग और कभी-कभी पोलराइजिंग हो सकता है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन और ये मेरा एक सीरियस पुशबैक है इस व्यू पर, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस सच में इतने ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं? आपका क्या पॉइंट है इस पर? मेरा मतलब है इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है। क्या पूरी तरह से सिर्फ एक कंट्री जैसे इजराइल के पाले में चले जाना और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जो हमारे सादियों पुराने डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस हैं उनको साइड कर देना, क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? देखो, हिस्ट्री तो यही कहती है कि डिप्लोमेसी में बैलेंस होना चाहिए, पर कर्नल जैसा जो एक्सट्रीम स्ट्रेटेजिक माइंड होता है वो सर्वाइवल को सबसे ऊपर रखता है। उन्हें लगता है कि क्राइसिस में सिर्फ हार्ड अलायंसेस काम आते हैं।
वो अपनी जगह वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को रैप अप करें, आज हमने काफी कुछ कवर किया। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा 2 मील का समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रैंसम पर रख सकता है। हाँ, और कैसे एयर डिफेंस और रेडार्स की तबाही पूरा वॉर का तरीका ही बदल रही है। और सबसे बड़ी बात, कैसे मिडिल ईस्ट की रूलिंग क्लास और आम जनता के बीच का जो डिस्कनेक्ट है वो एक नए ग्लोबल ऑर्डर को शेप दे रहा है। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहूंगा जिस पर सबको थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ, प्लीज बताइए। हमने आज अमेरिका की हेजेमोनी खत्म होने और मिलिट्री बेसिस के हटने की बात की, पेट्रो डॉलर के सिस्टम के एंड होने का जिक्र किया। पर सोचिए, अगर सच में वहां से अमेरिकन बेसिस हट जाते हैं और एक ग्लोबल वैक्यूम बन जाता है, तो उस खाली जगह को कौन भरेगा? ये काफी इंटरेस्टिंग एंगल है। चाइना या रशिया? एग्जैक्टली क्या वहां चाइना आकर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी में जिस डॉलर को आज तक हम इतना पावरफुल मानते आए हैं, उसका क्या बनेगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पावर पूरी तरह वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ जाएगी? इस नए एंगल पर जरूर सोचिएगा। ये सच में एक प्रोवोकेटिव थॉट है। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो कल तक सच था वो आज थियोरी लगता है। इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। इस कॉन्वर्सेशन में और इस फ्यूचर पर नजर बनाए रखना हम सबके लिए जरूरी होगा।